तो कल हमने HTML के बारे में कुछ बेसिक्स सीखा था कि किस तरीके से कोई भी पेज होता है, गूगल का अगर पेज है तो इसके पेज के अंदर ये सारा कंट्रोल यू करके हम लोग इसका सोर्स कोड देख सकते हैं। ओके, एंड वो सोर्स कोड एंड इंस्पेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट आई भी प्रेस कर सकते हैं, राइट क्लिक करके भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो इसमें हमने अलग अलग टैग्स के बारे में देखा था, जैसे कि HTML टैग्स, हेड टैग, बॉडी टैग, इन सब टैग्स का जो बेसिक यूज़ होता है तो क्या यूज़ होता है। ओके, एंड देन हमने एक फॉर्म भी क्रिएट किया था जो बेसिक HTML का यूज़ करके किया था, और उसके बाद बूट स्ट्रैप की हेल्प से भी हमने एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट किया था। ठीक है, तो स्क्रीन सबको दिखाई दे रही होगी, और अगर स्क्रीन में ब्लर आती है या नेटवर्क कुछ इशू आता है तो मेरे को बता देना ताकि। ओके, सो एक क्वेश्चन राहुल ने पूछा है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इंस्पेक्ट और सोर्स कोड। ओके, तो जब हम किसी भी एलिमेंट को राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं तो हमारे पास डेवलपर टूल ओपन होकर के आ जाता है। ठीक है, इस डेवलपर टूल में हम लोग पता कर सकते हैं हर एक एलिमेंट के बारे में कि कौन सा कोड किस एलिमेंट को शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये H1 है, ये स्क्रीन पे किस एलिमेंट को शो कर रहा है इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो डेवलपर्स के लिए इजी हो जाता है इस डेवलपर टूल के वजह से कि वो डिबगिंग कर सकते हैं किस कोड में क्या गड़बड़ हो रही है मेरी। ठीक है, और यहीं पर वो चेंजेस करके देख भी सकते हैं प्रॉपर्टी, जहाँ पे कई सारे टूल्स दिए हुए एक तरीके से टूल किट है। ठीक है, इन टूल्स का यूज़ करके हम लोग अपने कोड को करेक्ट भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। बट सोर्स कोड में क्या है, इस पेज का सारा सोर्स कोड यहाँ पे शो होने लगेगा। जो ये कोड हमारा VS कोड टेक्स्ट एडिटर में है ये उतना ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं है। इसका यूज़ हम लोग तब कर सकते हैं कि हमें मान लो गूगल की ये पेज है। ठीक है, अब मुझे इस पेज को एज इट इज़ मेरे को अपने उसमें डाउनलोड करना है सिस्टम में, जिसको मैं कभी भी ओपन कर पाऊँगा। तो मैंने सोर्स कोड ओपन किया कंट्रोल यू करके, कॉपी करा पूरा का पूरा कोड, एक नई फाइल बनाई, मान लेते हैं एक फाइल में बना देता हूँ extg.html या google.html लिखूँगा, एंड इसको मैं VS कोड में ओपन करता हूँ और यहाँ पे सारा का सारा कोड पेस्ट करके सेव कर देता हूँ। तो अगर मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ google.html को, तो सेम गूगल की तरह पूरी वेबसाइट मेरी ओपन होकर के आ जाएगी। अब ये जो इमेज वगैरह का इशू आता है तो इसे हमें अब इसको हम इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं कि इस पाथ पे वो इमेज आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, जैसे कि इस केस में नहीं आ रही है तो उसको हम लोग यहाँ पे इंस्पेक्ट करके रियल जो इसकी इमेज की पाथ है उसको कॉपी कर सकते हैं। ये है एक्चुअल पाथ, और इस पाथ को कॉपी करके हम लोग इसको यहाँ पे एडिट कर सकते हैं एंड पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारी इमेज आ जानी चाहिए। बट इसमें अलग अलग जगह पे इमेजेस दी हुई है तो किस इमेज की वजह से ये चीज़ आ रही है वो अभी हम लोग कह नहीं सकते। हो सकता है बैकग्राउंड में वो इमेज दे रखी हो। ठीक है, आ गई। ठीक है, तो ये जो मेरा यहाँ पे पेज एज इट इज़ गूगल का ओपन हो गया, ये मेरी लोकल से ओपन हो रहा है। ठीक है, अगर किसी को ये URL पता ना चले तो उसे लगेगा मैं एक्चुअल का अपना गूगल का ही कर रहा हूँ। ओके, आवाज़ आ रही है ना, सब क्लियर है ना? ठीक है, कुछ इशू होता है तो बता देना। तो इस चीज़ के लिए हम लोग सोर्स कोड का यूज़ करते हैं। ठीक है, इंस्पेक्ट एलिमेंट का यूज़ करते हैं ताकि हमें ऑन स्क्रीन ही हमें एडिट्स करने होंगे तो। ठीक है, तो इसके बाद अब हम लोग ने कल जो पढ़ा था ये बूट स्ट्रैप के थ्रू फॉर्म भी पढ़ा था कि फॉर्म कैसे हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, आवाज़ नहीं आ रही क्या? कंफर्म करोगे? परफेक्टली ऑडिबल है। अच्छा, ठीक है, थैंक परफेक्टली ऑडिबल। यू। ओके।
सो यहाँ पे हम लोग बूट स्ट्रैप का यूज़ कर रहे थे, मैंने बताया था इस फॉर्म को बिल्ड करने के लिए। और हमने बूट स्ट्रैप की एक बेसिक चीज़ सीखी थी कि बूट स्ट्रैप में क्लासेस का यूज़ होता है। जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे एक हेड के अंदर एक स्टाइल के अंदर एक क्लास क्रिएट करी थी डॉट कंटेनर करके, उस सेम क्लास को जो है बूट स्ट्रैप अपने अपने इस जो ये फाइल है इनकी CSS फाइल, इसमें ऑलरेडी सेव करके रखता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने फाइल वहाँ पे सेव कर रखी है और फाइल हमने यहाँ पे इंक्लूड करी हुई है। ठीक है, इस वजह से उनका सारा का सारा कोड हमारे पेज में लोड हो जाता है और अब हम उनकी कोई भी क्लास को यूज़ कर सकते हैं। कल हमने बूट स्ट्रैप 5 का यूज़ किया था, तो आज भी हम उसको एक बार बूट स्ट्रैप 5 का ही यूज़ करके आगे के 2-3 पेजेस हम लोग क्रिएट करेंगे। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमें लेआउट में गए हम लोग और कंटेनर्स में गए। ठीक है, तो यहाँ पे कंटेनर भी अलग अलग टाइप के होते हैं। ये क्या है? क्लास है। ठीक है, CSS क्लासेस है। पूरे बूट स्ट्रैप में सिर्फ हमें क्लास का यूज़ करके अलग अलग चीज़ों का यूज़ करना होगा। फॉर्म है, फॉर्म का मैं बटन चेंज कर सकता हूँ। अब मेरे को बटन नहीं मिल रहा है, ठीक है, या तो मैं ढूंढूँ यहाँ पे कि बटन्स कहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब मैं इस टाइप का अगर किसी भी बटन को इस तरीके की मेरे को स्टाइलिंग देनी है, ठीक है, तो मेरे को सिंपली कोड कॉपी पेस्ट करना है और वैसे ही स्टाइलिंग मेरे को मिल जाएगी यहाँ पे। जैसे कि ये वाला बटन है डेंजर का, ये प्राइमरी बटन है। ठीक है, ये पहले वाले कोड से आ रहा है प्राइमरी बटन। तो मैं इसकी तीनों क्लासेस को कॉपी कर लेता हूँ और अपने कोड में जा कर के, तो मेरा index.html है, यहाँ पे मैंने एक सबमिट का बटन लगाया, साइन अप का बटन लगाया। ठीक है, इस पर मैं ये वाली क्लास डाल देता हूँ और सेव कर देता हूँ। एंड जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे मुझे लग रहा है मैं कोई और कोड में लगा दिया। index.html लॉगिन का फॉर्म है। ठीक है, ये साइन अप वाले में लग गया। ठीक है, तो ये ज़रूर ऊपर कहीं पे लग गया होगा। ये देखो साइन अप का बटन चेंज हो गया। ओके, तो जिस भी एलिमेंट में वो क्लास हम लोग लगा देंगे, वो एलिमेंट का जो स्टाइलिंग है वो चेंज हो जाएगी। यही बूट स्ट्रैप का मेन यूज़ है। तो मेरे को ये लॉगिन में लगाना है। लॉगिन में BTN एंड BTM प्राइमरी वाली क्लासेस ऑलरेडी लगी हुई है, तो इनको मैं हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे ये सारी क्लासेस में लगूँगी। अगर मैं प्राइमरी क्लास भी लगा देता हूँ, दोनों क्लास लगा दूँगा, तो इसकी वजह से होगा क्या कि दोनों की प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे सिंक हो जाएगी। ओके, तो मेरा लॉगिन बटन भी चेंज हो गया। ठीक है, तो बूट स्ट्रैप सिर्फ क्लास पे डिपेंड करता है। और कल एक और चीज़ हमने पढ़ी थी कि अगर कोई कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर की CSS की फ़ाइल के अंदर, बूट स्ट्रैप वालों की CSS की फ़ाइल के अंदर अपनी ऑलरेडी इनकी प्रॉपर्टीज़ लगी होगी। ठीक है, बट उन प्रॉपर्टीज़ को मैं अब अपने एंड पे मॉडिफाई कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कंटेनर की विड्थ जो है वो अगर मैं यहाँ पे ना लगाऊँ, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी 100% होती है। बट मैं चाहता हूँ कि ये मेरा जो है ये बहुत चौड़ा फॉर्म आ रहा है, तो मैं इसकी विड्थ को लिमिट करना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं कोड में जाऊँगा और अपनी खुद की प्रॉपर्टीज़ इसको दे दूँगा और ये प्रॉपर्टीज़ ओवरराइड हो जाएगी। ठीक है, सेव करूँगा तो यहाँ पे देखो, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लग गई है मेरी। तो इस तरीके से हम लोग भी कर सकते हैं अपनी स्टाइलिंग, किसी बूट स्ट्रैप की क्लास को ओवरराइड कर सकते हैं अपने एंड पे। ओके, तो सबसे पहले अच्छा प्रायोरिटी भी होती है। ठीक है, अगर मैं एक कोई प्रॉपर्टी किसी एलिमेंट को देता हूँ, जैसे कि मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, या मैं एक काम करता हूँ कंटेनर को ही इंस्पेक्ट करता हूँ, ये रहा। तो कंटेनर की जो विड्थ है, ये जो डॉट कंटेनर है, ये मेरी खुद की फाइल के एंड से आ रही है, ये जो है। ठीक है, ये वाला जो कंटेनर की प्रॉपर्टीज़ है ये बूट स्ट्रैप वालों की फ़ाइल से आ रही है, दूसरे सर्वर से। ये उसका URL भी दिया हुआ है फाइल पे कि कहाँ से आ रही है। ठीक है, अब एक और चीज़ है, एलिमेंट में अगर मैं दे दूँ सेम चीज़, तो विड्थ जो है
वो मैं अगर दे देता हूँ यहाँ पे 20 पिक्सल या 200 पिक्सल, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है इनलाइन एलिमेंट की, जो कि तुम किसी एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ में ही, स्टाइल की प्रॉपर्टीज़ में CSS की स्टाइलिंग डिफाइन कर देते हो। तो इसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है। अगर ये नहीं है तो इसके बाद प्रायोरिटी होती है उस फाइल में जो हमने स्टाइल टैग यूज़ करा होगा, ठीक है। एंड इसके बाद फिर प्रायोरिटी होती है जो एक्सटर्नल फाइल का हम CSS का कोड यूज़ कर रहे हैं। बट कभी कभार क्या होता है कि कुछ वेबसाइट्स में ये स्टाइलिंग जो है ना, ये मैं चाहता हूँ कि मेरे को इससे ज़्यादा प्रायोरिटी इसको देनी है। अगर मैं जो प्रेफरेंस है उसको चेंज कर दूँ तो वैसे कर नहीं सकता हूँ, बट एक तरीका होता है यहाँ पे चेंज करने का। मैं इसके आगे नॉट इम्पोर्टेंट करके एक प्रॉपर्टी लगा दूँगा, ठीक है। तो ये नॉट इम्पोर्टेंट होने के बाद जो इसकी प्रायोरिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। एक बार इसको मैं कोड में लगा के देखता हूँ, ठीक है। नॉट इम्पोर्टेंट का मतलब है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उससे, ठीक है। एक बार ट्राई करते हैं इस चीज़ को, नॉट इम्पोर्टेंट वाली चीज़ को ट्राई कर रहे हैं, ओके। तो कंटेनर क्लास जो है हमारी, क्या हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ये रही कंटेनर क्लास। इस क्लास के अंदर मैं स्टाइल देता हूँ यही मार्जिन टॉप जो है, अच्छा विड्थ दे देते हैं, ठीक है। विड्थ हमारी हो गई यहाँ पे 200 पिक्सल दे देता हूँ, बट मैं चाहता हूँ ये वाली विड्थ को ज़्यादा प्रेफरेंस मिले, तो इसके आगे मैं नॉट इम्पोर्टेंट लगा देता हूँ, ओके। एंड अब अगर मैं यहाँ पे चेक करूँगा तो इसको प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, ठीक है। जहाँ तक है ये 200 पिक्सल हो जानी चाहिए। तो मैं इसको राइट क्लिक करके कंटेनर पे जाता हूँ, ठीक है। और देखो प्रायोरिटी मेरे को 500 वाले को ही मिल गई, इसको इसकी प्रायोरिटी ख़त्म हो गई। किस वजह से, ये नॉट इम्पोर्टेंट टैग लगाने की वजह से, ठीक है। इस इसका यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हम लोग प्लगइन डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। प्लगइन डेवलपमेंट करते वक्त क्या होता है ना कि एक दूसरी प्लगइन एक दूसरे के कोड को चेंज करती है, CSS के कोड को चेंज करती है। तो उस केस में जो सबसे प्रायोरिटी है वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं कि हमारे कोड को ज़्यादा प्रायोरिटी मिले, ठीक है, किसी दूसरे प्लगइन के अलावा। क्योंकि सेम एलिमेंट पे तुम अलग अलग चीज़ें कर सकते हो, है ना। कलर चेंज कर सकते हो, इसके बॉर्डर कर सकते हो, बट बॉर्डर अगर किसी और ने भी लगाया है बट तुम चाहते हो ना मेरी प्लगइन के थ्रू वो बॉर्डर जो है ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है, तो फिर इस इम्पोर्टेंट टैग का यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ये कई जगह काम आता है। अब ये भी हो सकता है कि दोनों में इम्पोर्टेंट लगा दे तो क्या होगा, अब दोनों बराबर है तो प्रायोरिटी वही वाली हो जाएगी, ठीक है। अब वीडियो ब्लर्ड आ रही है क्या, तो अगर यस ऐसा सर। है, हाँ ठीक है, तो मैं एक बार मैं वेट कर लेता हूँ, इंटरनेट स्टेबल हो जाएगा मेरा तो। ठीक है, एक बार मेरे को बता देना जब इंटरनेट एक्चुअली स्क्रीन दिखने लगेगी ना, अगर ऐसा दिखने लगी स्क्रीन तो अभी मैं वो चीज़ें कर रहा हूँ जिसमें कोड की ज़रूरत नहीं है, तो शायद स्क्रीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो हमने एक लॉगिन पेज बनाया था, अब मैं index.html का नाम लॉगिन करके चेंज कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं VS कोड में जा कर के चेंज करता हूँ ताकि यहाँ से इजीली रीनेम हो जाए फाइल। इसको login.html रख दिया, ठीक है। इसके बाद मैं एक और नई फाइल बनाऊंगा registration.html। रजिस्ट्रेशन का पेज जो है उसको भी हम लोग बूट स्टेप के थ्रू ही बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम होगा registration.html, ओके। अभी वीडियो सही आ रही है या मैं नेटवर्क चेंज करूँ, मेरे को ये कंफर्म कर दो। अगर वीडियो अभी भी सही नहीं आ रही तो मैं कुछ देखता हूँ। आ रही है क्या वीडियो? पहले से बेटर है। VS कोड ही ज्यादा ब्लर हो रहा है। ओके,
प्रॉब्लम VS कोड में आ रही है। ओके ओके, ठीक है, मैं इसका साइज़ बड़ा कर देता हूँ। सो इसका साइज़, पहले मैं एक HTML का डॉक्यूमेंट बना देता हूँ। इसका साइज़ बड़ा कैसे होता है, किसी को पता है क्या? ऑल्ट कंट्रोल व्यू अपीयरेंस जूम इन, कंट्रोल प्लस इक्वल टू, बड़ा क्या, ठीक है। अब सही से दिख जाना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा कम। मच मच बेटर। ओके, अभी भी ठीक है ना? मैं थोड़ा कम कर दिया। ओके, सो अब हम लोग क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन डॉट एच टी एम एल का पेज बनाएंगे बूट स्ट्रैप की हेल्प से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं कि एक बूट स्ट्रैप का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो बूट स्ट्रैप की ही वेबसाइट से हम लोग कॉपी कर लेते हैं। तो जैसा कि कल हमने किया था, गेटिंग स्टार्टेड में जाएंगे। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं अभी बूट स्ट्रैप का बता देता हूँ, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रिड। ग्रिड एक्चुअली ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है फॉर्म बनाने से। तो एक बार हम लोग कंटेनर और ग्रिड की बात कर लेते हैं, ये क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, और इनका डिफरेंस क्या होता है। ग्रिड बहुत काम आने वाला है किसी भी वेब पेज को डेवलप करने के लिए। तो मैं यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन डॉट एच टी एम एल ओपन कर देता हूँ, ठीक है। तो एक बार हमारे बूट स्ट्रैप के पेजेस बन जाएंगे, तो इसके बाद हम लोग आज एसक्यूएल पे अपना काम स्टार्ट कर देंगे और उसके डेटाबेस की क्वेरीज वगैरह पे हम लोग वर्क करेंगे। ओके, सो एक क्लास होती है कंटेनर की, इसको हम लोग कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? अपने पेज को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए इस कंटेनर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा कोड है बॉडी के अंदर। अच्छा देखो, मेरा भी कोड चलेगा नहीं, ठीक है। मैं क्या करना पड़ेगा मेरे को इसके लिए, गेटिंग स्टार्ट में जा कर के इनकी CSS फाइल को अपने एंड पे लोड करवाना पड़ेगा। तो ये CSS फाइल को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे हेड के अंदर आती है सारी चीज़ें। तो अब मेरा जो है बूट स्ट्रैप लोड हो गया है। अब मैं एक डिवीज़न बनाता हूँ, ठीक है, और उसको क्लास दे देता हूँ, डॉट आता है यहाँ पे, ठीक है, कंटेनर। तो अगर हम VS कोड में इस तरीके से लिखते हैं तो ये क्या करता है, डिवीज़न क्रिएट कर देगा और डॉट के बाद जो भी तुम्हारा नाम होगा उसको उसकी क्लास का नाम दे देगा, इस तरीके से। तो मेरी एक कंटेनर की क्लास बन गई यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर कुछ हेडिंग लिखता हूँ, कुछ लिखता हूँ, H1 रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सेव करता हूँ एंड एक बार चेक करते हैं, तो ये मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया यहाँ पे। अच्छा, मैं बताया था कंटेनर का क्या यूज़ होता है। कंटेनर अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे यहाँ पे देखा कंटेनर फ्लूइड। तो कंटेनर फ्लूइड होता है कि कंटेनर के अंदर जो भी हमारा कंटेंट होगा वो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए उसको, ठीक है। अगर डॉट कंटेनर है तो इन दोनों में फ़र्क बस इतना ही है कि ये रिस्पॉन्सिव ज़्यादा होता है हमारा, इसमें सब कुछ ही 100% होता है, मतलब हर चीज़ को हम 100% पे परसेंटेज पे डिफाइन कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। जबकि कंटेनर जो है सिर्फ इसी केस में 100% होगा जब हमारा स्क्रीन साइज़ काफ़ी कम हो जाएगा मोबाइल डिवाइसेस वगैरह में। बाकी अलग अलग डिवाइसेस में स्टैटिक वैल्यू रहेगी हमारी स्क्रीन की। उसको एक बार चेक भी कर सकते हैं हम लोग। इंस्पेक्ट करा मैंने, तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने ऊपर से मैं इसको रिस्पॉन्सिव बना देता हूँ ताकि मैं अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकूँ, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे आया ना, जब मेरा स्क्रीन का साइज़ कितना है देखो यहाँ से पता चल रहा है, ठीक है, जो विड्थ है। अगर मेरी स्क्रीन की साइज़ 576 पिक्सल से कम हो जाती है तो जो एक कंटेनर है मेरा ये 100% हो जाएगी इसकी विड्थ, ओके। अभी ये 100% विड्थ पे काम कर रहा है, पर जैसे मैं 576 से ऊपर जाऊंगा तो इसमें कुछ चेंज देखने को मिला होगा। देखो यहाँ से यहाँ पर मैं इसके ऊपर में इसने 540 पिक्सल पे ही डिफाइन कर दी है इसकी विड्थ, ठीक है। अब कहाँ तक 540 रहेगी है, 720 पिक्सल तक। अच्छा, 768 तक जब तक नहीं पहुँच जाती तब तक इसकी जो विड्थ है वो 720 पिक्सल ही रहेगी, ठीक है। 540 पिक्सल ही रहेगी और उसके बाद 720 पिक्सल हो जाएगी। तो इसको हम लोग बढ़ाएंगे
ठीक है। इस तरीके से अभी ये 100% नहीं है, बट अगर मैं इसको फ्लूइड कर देता हूँ कंटेनर को, तो देखना ये हमेशा 100% रहेगा। तो मैं क्लास को चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। और इस चीज़ का बहुत यूज़ होता है हमारे कोड को रिस्पॉन्सिव, वेब पेज को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, ताकि मोबाइल एंड के डिवाइसेस में भी मेरी जो वेबसाइट है वो सही से चले। देखो आ गया ना 100% पे, अब ये हमेशा यही रहेगा, तो ये वेबसाइट मेरी रिस्पॉन्सिव रहेगी। ठीक है। इसी तरीके से जब हम लोग टेबल वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी कई क्लासेस ऐसी होती है जिसको हमें टेबल को रिस्पॉन्सिव करने के लिए यूज़ करना पड़ता है। ठीक है। तो कंटेनर एक्चुअली हमारा वो पार्ट हो गया जिसके अंदर हमारा सारा का सारा कंटेंट रहेगा। इसका फ़ायदा क्या है कि ये पूरा डिवीज़न हमारा रिस्पॉन्सिव रहेगा, तो इसके अंदर की चीज़ें भी जो रहेगी वो रिस्पॉन्सिव रहेगी हमारी। ठीक है। इसलिए बेटर यही है कि हम कंटेनर के अंदर ही अपना सारा कोड लिखें। तो हमने यहाँ पे H1 के साथ रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाल दिया है। अब मैं बात कर रहा था ग्रिड की। ठीक है, ग्रिड क्या होता है, तो उसको समझने के लिए हम लोगों को यहाँ पे ग्रिड में आ जाते हैं एक बार। एंड दिस इज़ सो हमारा जो पूरी स्क्रीन है उसको हम लोग एक टेबल की फॉर्म की तरह समझे कि ये टेबल लाइक टेबल की तरह हमने इसे डिवाइड कर दिया है। जैसे कि अभी हम लोग इस पूरी स्क्रीन पे कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, कहीं पे भी कोई सा भी डिवीज़न डाल सकते हैं, बट कंटेंट को मतलब उसको मैनेज करने के लिए इजी मैनेजेबल हो या इजी हम इसके हर एक डिविज़न्स को मैनेज कर पाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एक टेबल के फॉर्मेट में बना लेंगे कि ये जो मेरा पूरा डिवीज़न है ये मेरा टेबल की फॉर्मेट में होगा। तो टेबल में सबसे पहले एक रो होती है और रो के अंदर कॉलम्स होते हैं। तो ये एक रो हो गई, रो के अंदर हमने 3 कॉलम्स डाल दिए, ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है और ये एक पूरी रो है। ठीक है, इस तरीके का मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है, दोनों का मैं डिफरेंस देख लेंगे एक बार। ठीक है, कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर मैं इस तरीके से अपना स्ट्रक्चर बनाता हूँ और दूसरी तरीके से बनाता हूँ, तो अगर डिफरेंस देखने को मिलेगा तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, एक तो है कि मैंने इस तरीके से करा है और दूसरा है कि मैं सिर्फ डिवीज़न के अंदर दूसरा डिवीज़न बना रहा हूँ, एक डिवीज़न के अंदर दूसरा डिवीज़न, दूसरे डिवीज़न के अंदर तीसरा डिवीज़न। ठीक है, तो अब मेरे को इन डिवीज़न्स को कलर देना पड़ेगा अलग अलग, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा कहाँ पे कौन सा डिवीज़न है, क्योंकि डिवीज़न के अंदर कुछ कंटेंट नहीं है। ठीक है, कंटेंट नहीं होगा तो पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे कोई डिवीज़न है कि नहीं। बट इस वाले डिवीज़न में साफ साफ हमें पता चल रहा है क्योंकि इसके अंदर कॉलम का कंटेंट डाला हुआ है। इसमें कुछ नहीं डाला हुआ है तो पता ही नहीं चल रहा डिवीज़न के अंदर डिवीज़न है कि नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसके अंदर भी कॉलम नाम का डेटा डाल देते हैं, कॉलम 2 डाल देते हैं ताकि डिफरेंस पता रहे। इसमें और इस वाले कोड में डिफरेंस ये है कि इसमें हमने रो क्लास लगा रखी है और कॉल क्लास का यूज़ कर रखा है, जबकि इसमें हमने किसी भी क्लास का यूज़ नहीं कर रखा, बाय डिफ़ॉल्ट का यूज़ कर रखा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या आता है दिखता है। तो जो रो के अंदर मेरी क्लासेस है वो टेबल की फॉर्मेट में एक दूसरे के साथ असाइन हो गई। ठीक है, एक दूसरे से फॉर्मेटेड हो गई। और जो ये है एक डिवीज़न पूरा का पूरा एक लाइन में आ रहा है। मैं अगर ये भी चाहूँ ना कि इसकी विड्थ कम कर देता हूँ, विड्थ 50 कर देता हूँ, मान लो 50 पिक्सल या 100 कर देता हूँ, तो विड्थ मैंने 100 कर दी इसकी, बट अभी भी पूरी की पूरी लाइन ले रहा है। मैं इसकी विड्थ भी 100 कर सकता हूँ। ठीक है, और इसकी विड्थ भी 100 कर सकता हूँ, बट इसका फ़ायदा नहीं हो रहा है। इसका क्या फ़ायदा नहीं हो रहा है, अभी भी ये पूरा का पूरा अपना एरिया ले रही है, एक एक लाइन का एरिया ले रही है। तो इसके लिए हमें इसको एक और प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, इनलाइन ब्लॉक से क्या होगा, ये सारी की सारी जो मेरी ये एज अ इनलाइन ब्लॉक की तरह काम करने लगेंगी, एक ही लाइन में ये सब आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर मेरे को CSS के थ्रू इनको एक ही लाइन में लाना है,
तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये प्रॉपर्टीज़ इनमें अलग से डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। बट बूट स्ट्रैप मेरे को अब ऑलरेडी पहले से ही वो सारी जो फैसिलिटीज़ है, फीचर्स है, वो ऑलरेडी प्रोवाइड करा के दे रहा है। ये सारा कोड जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, ये कॉल क्लास के अंदर बूट स्ट्रैप वालों ने ऑलरेडी लिखा रखा होगा, है ना। इस वजह से अब मेरे को देखो यहाँ तक तो ठीक है, अब ये 3 ब्लॉक है, ठीक है। मेरे को तीनों को बराबर बराबर स्पेस देना है पूरी स्क्रीन में। तो मैं क्या करूँगा, एक की विड्थ कर दूँगा 33%, ठीक है। तो देखो इसकी विड्थ, इन दोनों की विड्थ अब बराबर हो गई। इसको भी मैं क्या करूँगा, 33% दूँगा, ओके। ये भी बराबर आ गया, एंड इसको भी मैं क्या दूँगा, 33% दूँगा, ठीक है। तो मेरे को ये करना पड़ेगा। अब क्या होगा, मान लो मेरे को 4 कॉलम लगाने हैं, तो उसके लिए क्या होगा, मेरे को अब दोबारा से एक और कॉलम ऐड करूँगा और सबको 25-25% करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। ये रहा देखो, अगर मेरे को एक और, मान लो अभी तो 3 है, अगर मैं चौथा ऐड करूँगा तो क्या होगा, वो नीचे चले आएगा। अगर मैं यहाँ पे मैं इनकी प्रॉपर्टीज डाल देता हूँ, अगर मैं सेम एक और चाहिए मेरे को, तो अब वो क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में चले आएगा, क्योंकि उसको यहाँ पे स्पेस नहीं मिलेगा इतना, ठीक है। तो कॉलम 2 ये वाला कहाँ हो गया, अच्छा लोड हो रहा है। बट वही बूट स्ट्रैप मेरे को एक इसके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन दे देता है कि अगर मेरे को 3 कॉलम से 4 कॉलम्स में शिफ्ट होना है, 4 कॉलम से 6 कॉलम्स में शिफ्ट होना है, तो उसको किस तरीके से हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बूट स्ट्रैप को सही से यूज़ करने के लिए ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। तो पेज मेरा लोड हो गया है, तो 3 कॉलम तो मेरे एक ही लाइन में रहे, ठीक है। जो चौथा कॉलम है वो नीचे दूसरी लाइन में चला गया, इस वजह से क्योंकि 33% का वहाँ पे स्पेस नहीं था। अब मेरे को इसको 25% करना पड़ेगा और मेरे को इसको इसी लाइन में लाना है। तो करते हैं, इसको 33% को 25% कर देते हैं, ओके। अब देखना वो चारों एक ही लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। नहीं आए, क्यों नहीं आए अभी भी, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो 1-2 पिक्सल्स का फ़र्क पड़ा होगा, है ना। तो मैं इसको एक बार कम करता हूँ, इस वाले को मैं 24 से कम करूँगा। देखो 24% भी कराना मैंने, तो भी यहाँ पे आ गया। तो अगर हम लोग खुद से CSS का कोड करते हैं, ठीक है, तो उसमें दिक्कत ये आती है कि मुझे बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए खुद कोड में छोटे मोटे चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। और 24% से अब मेरे को अब सभी को 24% करना पड़ेगा, तो काफ़ी फ़र्क आ जाएगा सारे कोड में मेरा। तो इतना कुछ मैनेज ना करने की वजह मैं बूट स्ट्रैप वालों का कोड को यूज़ करूँ, उनकी ऑलरेडी जो उन्होंने मेहनत की हुई है उसका यूज़ करूँ, तो कितना ईजी हो जाएगा ये काम, देख लेते हैं। अभी मेरे पास 3 कॉलम्स हैं, ठीक है, मैं चाहता हूँ 4 कॉलम्स हो मेरे, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, एक कॉलम और बढ़ा देता हूँ यहाँ पर। ये कॉल जो क्लास है इसी को मैंने एक और को बढ़ा दिया, ओके। सेव करता हूँ। अब 4 कॉलम्स में ऑटोमेटिकली वो डिवाइड हो गया, ठीक है, हमें कुछ नहीं करना पड़ा। अच्छा एक बार देख लेते हैं इसकी विड्थ कितनी है, बूट स्ट्रैप वालों ने कितनी सेट कर रखी है। तो ये वाला है, ठीक है। तो बूट स्ट्रैप वालों ने इस तरीके की कोडिंग करी हुई है, यहाँ पे देख रहे हो, कैलकुलेशन चल रही है, ठीक है, हर चीज़ इसमें रखा हुआ है, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे जा रही है, तब जा करके उनका कोड इतना एक्यूरेट है, ठीक है। तो मैं जितने भी यहाँ पे डिविजन्स लेता रहूँगा वो सारे एक लाइन में आते चले जाएंगे। कहाँ तक आते चले जाएंगे, मैं 4 और बनाता हूँ, देखता हूँ ये चारों ही आ जाएंगे क्या फिर से एक लाइन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम्स एक ही लाइन में आ गए, ठीक है। मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। अगर मेरे को खुद यहाँ पे अपने कोड से करना पड़ता तो मैं बहुत सारी CSS की कोडिंग छेड़नी पड़ती, उसके बाद भी ऊपर नीचे में वो करना पड़ता, ठीक है।
तो ये फ़ायदा है बूटस्ट्रैप का, इसलिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं ताकि फटाफट से बन जाए। और ये जो कॉलम्स है इनका मेन यूज़, अगर मैं एक काम करता हूँ 8 और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, तो अभी लिमिट देख लेते हैं ना कहाँ तक पहुँचेगा। सो इसको रिफ्रेश करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक तो यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। अब मैं 4 और डाल के देखता हूँ, आते चले जा रहे हैं, ठीक है, पूरा इसमें डिवाइड होता चले जा रहा है। तो ये एक फ़ायदा है CSS का, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो इसमें बहुत ज़रूरी है। अब मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो कि सारे आते चले आ रहे हैं और वो बढ़ता चले आ रहा है। मैं चाहता हूँ 3 ही आ पाए एक कॉलम में, अगर 3 से ज़्यादा आ रहे हैं तो मैं उसको क्या करूँ, नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर दूँ। तो उसके लिए CS बूटस्ट्रैप वालों ने हमें ये दे रखी है वाली क्लास, कॉल LG2। इसका मतलब क्या है, ठीक है, कॉल 2, ये हो गया कॉल 6। इसका मतलब एक बार समझ लेते हैं क्या है, क्योंकि ये चीज़ है जो कि हमें और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देगा अपने पेज को डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है। सो VS कोड ओपन करते हैं और मैं ये सारी चीज़ें हटा रहा हूँ, ओके। अभी कुछ डाउट होगा तो एक बार ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर मैं पूछूंगा कि कोई चीज़ ना समझ में आई तो रो के अंदर हम एक कॉलम बनाते हैं, ठीक है, डिवीज़न। इसको क्लास देता हूँ मैं कॉल 4 की क्लास देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, और ऐसे मैं इसके अंदर कुछ डेटा डाल देता हूँ, ठीक है, कॉलम। मैं ऐसी 4 क्लासेस बना देता हूँ, कॉलम 1 2 3 4। सो कॉलम 1 यहाँ पे आया, कॉलम 2 यहाँ पे आया, कॉलम 3 यहाँ पे आया, कॉलम 4 यहाँ पे आया, ठीक है। ये चीज़ नोट करके रखना। मैं इसको कॉल 3 कर देता हूँ। तो मेरे चारों के चारों कॉलम एक ही लाइन में आ गए। ध्यान रखना, ये जो कॉल 3 कॉल 4 जितनी भी मैं क्लासेस के नाम यहाँ पे रख रहा हूँ, ये ऑलरेडी बूटस्ट्रैप वालों ने इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन किया हुआ है, ठीक है। अब उन्होंने किस तरीके से डिफ़ाइन किया, उन्होंने बोला हमारे पास जो तुम्हारी पूरी रो है ना, उसको तुम ये समझ लो उसके अंदर 12 कॉलम्स आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हें उसके अंदर 12 कॉलम्स लाने हैं तो हर एक कॉलम की विड्थ तुम्हें 1 रखनी होगी, ठीक है। इस तरीके से मान के चलो। तो अगर तुम्हें तो ये इस वाले उसमें हमारे 12 के 12 कॉलम्स आ सकते हैं, ठीक है। अब अगर तुम्हें चाहिए 2 ही कॉलम्स, तो तुम क्या करोगे, 12 को 6 से डिवाइड कर दोगे ना, सिर्फ 2 ही उसमें डिवाइड करना है मेरे को, है ना। तो अगर मैं इसको 6 कर दूंगा तो वो जो 2 ही कॉलम्स मेरे एटमोस्ट यहाँ पे आ पाएंगे, ठीक है। ये भी 6 है, ये भी 6 है, 6 मिला करके 12 हो गया। इसी तरीके से मैं 12 को कितने भी पीसेस में बांट सकता हूँ। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि 12 को 3 पीसेस में बांटूँ, ठीक है, जिसमें से 3 और 3 अलग हो, ये 3 का है, और लास्ट वाला भी 3 का हो, और बीच वाला 6 का हो मेरा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मेरा ये वाला बीच वाला बड़ा होगा, बाकी दोनों बराबर होंगे, छोटे छोटे। अच्छा, ऐसे दिखाई नहीं दे रहा हो तो इसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, ठीक है। स्टाइल बैकग्राउंड कलर, इसको दे देते हैं ब्लू, एंड इसको दे देते हैं बीच वाले को रेड। ओके, तो हमारा बीच वाली जो कॉलम है वो उसका इन दोनों से ज़्यादा विड्थ है, ठीक है। ये कह सकते हैं इसका इनसे डबल है,
बस सम सबका 12 आना चाहिए अगर हमें एक ही रो पे करना है। अगर हमने सम इनका 12 नहीं आता है तो क्या होगा, ये लास्ट वाला कॉलम जो है नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि उसकी इतनी स्पेस ही नहीं है वहाँ पे। ठीक है, तो अगर हमें एक ही लाइन पे लाना है तो सबका जो सम आना चाहिए कॉलम्स का वो 12 आना चाहिए। ठीक है, इसको हम 10 कर सकते हैं और इसको 1 1 कर सकते हैं, है ना। ये तो हम लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं जहाँ पे जिस तरीके की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो इस तरीके से काम करता है हमारा कॉलम्स का जो कॉन्सेप्ट है, रो और कॉलम्स का। तो सेम यही कॉन्सेप्ट हमारा यूज़ हुआ होगा फॉर्म्स के उसमें। जब हम फॉर्म्स क्रिएट करेंगे तो फॉर्म कंट्रोल के अंदर जाते हैं एक बार, यहाँ पे इसी तरीके की क्लासेस यूज़ हुई होंगी जहाँ पे एक लाइन में दो दो है ना, वहाँ पे जैसे एक लाइन में 3 चीज़ें हैं। ठीक है, तो इन्होंने देखो कॉलम ऑटो का यूज़ करा है। ठीक है, ऑटो का यूज़ करने का क्या फ़ायदा है कि वो अपने हिसाब से डिवाइड हो जाएंगी सारी। अगर मुझे और भी नीचे अगर हम जाते हैं यहाँ पे और ओवरव्यू में ये वाला फॉर्म देख लेते हैं, तो इसमें इन्होंने कॉलम ऑटो का ही यूज़ करा है। ठीक है, तो ये बराबर डिवाइड हो जाएगा। तो जहाँ पे भी हमें इन्होंने और कहीं देख लेते हैं, इनपुट ग्रुप में देख लेते हैं, तो ये जैसे फॉर्म है इस फॉर्म के अंदर भी इन्होंने इनपुट ग्रुप क्लास का यूज़ करा हुआ है सभी में। ठीक है, तो ये भी हम कह नहीं सकते कि इन्होंने, बस देख लेते हैं कॉलम का कहीं यूज़ करा है कि नहीं करा, नहीं यूज़ करा हुआ है कहीं पे। ठीक है, फॉर्म्स में नहीं यूज़ करा हुआ है। कल जो मैंने फॉर्म यूज़ किया था उसमें क्या होता है, आई थिंक login.html में अगर हम जाए तो इसमें ये तो नेविगेशन हो गया, यहाँ पे यूज़ करा हुआ है इन्होंने। ठीक है, कॉल MD6 का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, अभी तक हमें ये तो पता है कि कॉल 6 का मतलब क्या है। ठीक है, बट कॉल MD6 का मतलब क्या है, इसको और देख लेते हैं। ये असली चीज़ है जो कि रिस्पॉन्सिवनेस हमारे क्रिएट करेगी पेज में। कॉल 6 की सब बात समझ में आ गई तो कॉल MD6 और इन सब की बात भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कॉल 1 लिखा मैंने और लिखा कॉल SM4, कॉल SM4 करता हूँ इसे मैं, सब में कर देता हूँ कॉल SM4। ठीक है, फिर एक और रो क्रिएट करता हूँ, एक और रो क्रिएट करूँगा तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा कॉल SM, इसे 3 कर देते हैं। अच्छा, कॉल SM4 ही रखते हैं, इसको MD कर देते हैं। ठीक है, MD का मतलब होता है मीडियम, SM का मतलब हो गया स्मॉल। ऐसे ही मैं इसको एक और रो लेता हूँ अपनी और इसमें इसे कर देता हूँ मैं MD की जगह LG कर देता हूँ। ठीक है, इन तीनों का रिस्पॉन्सिवनेस देखते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस में इन तीनों को क्या चेंज आता है। पहले मैं रिफ्रेश कर लिया और इसको मैं रिस्पॉन्सिव कर देता हूँ। ठीक है, स्क्रीन साइज में थोड़ा जूम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हो क्या रहा है यहाँ पे, कॉल SM4 का मतलब क्या है, कॉल SM, अब मैं इसमें एक तो कॉलम्स और ऐड करने पड़ेंगे अगर सही से समझा रहा है तो। कॉल SM इसे मैं 6 कर देता हूँ। ठीक है, वो ज़्यादा बेटर है। मीडियम में 6 हो जाएगा, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी मेरी फुल स्क्रीन है। ठीक है, और जो पहला वाला जो ये है मेरा, इसमें 2 कॉलम्स है, इसका मतलब यहाँ पे 6 यूज़ हुआ है, स्मॉल में 6 यूज़ हुआ है इसका। ठीक है, जब इसको मैं छोटा करता हूँ तो जब बिल्कुल छोटे हो जाते हैं तो तीनों ही एक लाइन में आ जाते हैं। जैसे ये वाला जो है मेरा और
ये फर्स्ट रो है, ठीक है। फर्स्ट रो में मेरा स्मॉल में 6 लगा हुआ है, ठीक है। सेकंड रो में मेरा मीडियम में 6 लगा हुआ है, और चौथी रो में मेरा इसमें 6 लगा हुआ है, लार्ज में। तो ये स्मॉल मीडियम लार्ज का मतलब क्या है कि ये चीज़ है, ठीक है। स्मॉल का मतलब है कि अगर स्क्रीन का साइज़ 576 से छोटा है, एमडी का मतलब है अगर 768 से छोटा है, लार्ज का मतलब है इससे छोटा है। तो इसका मतलब क्या है, कॉल लार्ज। अगर मैं ये क्लास लगाता हूँ ना, कॉल लार्ज, तो ये जो प्रॉपर्टी होगी, मान लो यहाँ पे 6 लिखा मैंने, तो कॉलम लार्ज 6 ये इसी के ऊपर वाले में डिफाइन होएगा, ठीक है। लार्ज से ऊपर वाली स्क्रीन साइज़ में ये वाली प्रॉपर्टीज़ डिफाइन होगी, इससे छोटी वालों में नहीं होगा, ठीक है। इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि मैंने इसको दे दिया कॉल SM6, मतलब SM में तो ये 2 कॉलम से बढ़ जाए, ठीक है। और मीडियम में ये जो है 3 कॉलम से बढ़ जाए, 3 कॉलम्स के लिए मेरे को 4 करना पड़ेगा, ठीक है। और जो लार्ज साइज़ है ना, उसमें ये हमारा 4 कॉलम से बढ़ जाए। अगर मैं ये तीनों क्लास देता हूँ इसको, तो देखो क्या होगा, अलग अलग स्क्रीन साइज़ में अलग अलग रिस्पॉन्सिव मेरा नेचर हो जाएगा वेब पेज का। पहले वाले को देखना, ठीक है। मेरा अभी 3 हो गया एक उसमें, अब 4 लाने के लिए मेरे को चौथा भी बनाना पड़ेगा, चौथा भी बना लेते हैं यहाँ पे। कॉलम 4, इसके कलर को दे देते हैं ग्रीन, ओके। इनको हटा देता हूँ अभी। तो जब मेरा स्क्रीन साइज़ मीडियम है तो 3 कॉलम से एक लाइन पे आएगी। जब मेरा स्क्रीन साइज़ लार्ज में पहुंच जाएगा तो 4 हो जाना चाहिए वैसे से, बट तो शायद मैंने क्लास गलत यूज़ करी है। यहाँ पे मैंने LG में यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, इस वजह से नहीं गया। LG में 4 आ जाएंगे एक लाइन में, LG में एक लाइन में 4 आ गए। जब स्क्रीन साइज़ बड़ा हो गया, जब स्क्रीन साइज़ छोटा होगा तो एक लाइन में 3 ही आ पाएंगे। जब स्क्रीन साइज़ उससे भी छोटा हो जाएगा तो एक लाइन में 2 ही आ पाएंगे, ठीक है। और सबसे छोटा होगा तो इस तरीके से हम लोग रिस्पॉन्सिव बनाते हैं अपने डिविजन्स को, वेब पेजेस को, ठीक है। ये चीज़ देखो, मैं चाहूँ तो ये भी कर सकता हूँ कि जब लार्ज हो तो 2 ही आए, मेरे लार्ज में 2 ही आए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा उसके लिए, जब लार्ज हो वहाँ पे मैं 6 कर दूँगा इसे, ओके। अगर मैं इसे 6 कर देता हूँ तो इसका मतलब है जब मेरा स्क्रीन साइज़ लार्ज हो जाए, बड़ी स्क्रीन डिवाइसेस पे ये 2 ही कॉलम्स आए एक लाइन पे। देखो स्क्रीन साइज़ बड़ा हो गया तो एक लाइन पे 2 ही कॉलम आ रहे हैं, छोटा हो जाएगा, मीडियम में पहुंच जाएगा तो 3 आ जाएंगे, और जब और छोटा है तो भी 2 ही आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है जो कि हमारा ये वाली क्लासेस बताती है, ठीक है। तो हमारा जो वेब पेज है किस स्क्रीन डिवाइस में कैसा दिखना चाहिए वो ये क्लासेस डिफाइन करती है हमारा। तो ये चीज़ समझ में आई या इसको थोड़ा और क्लियर करके बताऊं? देखो सिंपल सी चीज़ें, इसका मतलब है कॉलम है, इसका मतलब है स्क्रीन साइज़ क्या है, और इसका मतलब है तुम्हें एक लाइन में कितने लाने हैं, मतलब 12 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। अगर 6 है तो एक लाइन में 2 ही एलिमेंट्स आ पाएंगे, अगर 4 है तो एक लाइन में 3 एलिमेंट्स आ पाएंगे, और अगर 3 है तो एक लाइन में 4 एलिमेंट्स आ पाएंगे, 2 है तो एक लाइन में 6 एलिमेंट आ जाएंगे, और 1 होगा तो 12 के 12 एलिमेंट एक लाइन में आ जाएंगे। 12 से एक भी ज़्यादा होगा तो नेक्स्ट लाइन में चले आएगा, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है बूटस्ट्रैप का, जो कि हम लोग अलग अलग डिवाइसेस में यूज़ करेंगे, ठीक है, रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। इसे एक बार फिर से बताऊँ, ये समझ में आ गई बात है। हमें वो तीनों क्लासेस ज़रूर लगानी पड़ेगी उस वाले एलिमेंट में, जिस एलिमेंट को हमें बताना है कि स्मॉल में ये हो, मिड में ये हो, लार्ज में ये हो, ठीक है। तो एक ये कंटेनर का कॉन्सेप्ट, रो का कॉन्सेप्ट एंड कॉलम का कॉन्सेप्ट, यही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा बूटस्ट्रैप में, ठीक है, जो हर किसी को पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि ये वाला एलिमेंट शो ही ना हो मोबाइल डिवाइस में, ठीक है, तो उसके लिए मैं कुछ एक यूज़ कर सकता हूँ क्लास, जो कि क्या करेगी, जब वो स्क्रीन साइज़ आएगा तो उस एलिमेंट को शो ही नहीं कराएगी, ठीक है। कंट्रोल कर पाएंगे हम अपने एलिमेंट्स को, ठीक।
ठीक है। अभी इस चीज़ की वैसे वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही थी, तो मैं अगर वीडियो भी शेयर कर दूंगा, ठीक है, तो उससे ज़्यादा फिर एक बार दोबारा से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो अभी बता सकते हो, अगर लाइव कोई डाउट आ रहा है तो मैं अभी बता सकता हूँ उस चीज़ को। कमेंट कर दो, और कमेंट करना है तो कॉल में ही। इसमें कोई भी डाउट हो तो बताओ, क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं समझ में आई तो फिर, और बाकी प्रैक्टिस करोगे तो उससे ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है कोई डाउट क्या, किसी को नहीं कोई डाउट? ठीक है, अगर नहीं है तो मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट कर लेता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ बोर्ड पर। ओके, सो रजिस्ट्रेशन फॉर्म को क्रिएट करने के लिए मेरे को स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ऐसे ही अब स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में किस किस फील्ड की ज़रूरत होती है ये एक बार मैं देख लेता हूँ। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो मैं गूगल से इसका एग्जांपल ले सकता हूँ कि हाँ क्या क्या मेरे को फील्ड्स डालनी है। तो अभी के लिए हम लोगों को ये वाली फील्ड्स डालनी है, फटाफट से रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना देता हूँ। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट नेम आएगा, लास्ट नेम आएगा। तो क्या करूँगा मैं, सिंपली फॉर्म्स में जाऊँगा, इनपुट ग्रुप में गया, और बेसिक एग्जांपल को मैं कॉपी पेस्ट नहीं अभी कर, फॉर्म कंट्रोल में जाता हूँ, एक बार ईमेल एड्रेस है यहाँ पे, बट मुझे चाहिए कि एक लाइन में 2-3 आ पाए, कोई बढ़िया सा फॉर्म सेलेक्ट नहीं इनपुट। सो इन्होंने पहले एग्जांपल्स दिए रहते थे, वो अभी नहीं दिए हुए, तो हमें अपना खुद से ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक ये वाला ब्लॉग उठा लेता हूँ। हाँ ये वाला ब्लॉग ठीक है, ये वाला ठीक लग रहा है, कॉपी कर लेते हैं। तो मेरा कंटेनर के अंदर ये फॉर्म है मेरा। ओके, सेव करके चेक कर लेता हूँ कि कैसा कैसा दिखाई दे रहा है। तो ये मेरा पूरे पेज में आ रहा है, मैं चाहता हूँ इसे पूरे पेज में ना आए, ये चीज़ मेरी लिमिटेड हो जाए। तो इसके लिए जम्बोट्रॉन करके एक कंपोनेंट होता है, अब नहीं होता है शायद। ठीक है, इसका मतलब है कि डिप्लिकेट हो गया है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक डिवीज़न बनाऊँगा अपने आप से। देखो अब तो मैंने डिवीज़न सीख लिया ना क्या होता है। तो डिवीज़न डॉट कॉल, पहले रो बनाऊँगा। ओके, मैंने एक रो बना दी, रो के अंदर मेरे को कॉलम बनाने, 3 कॉलम बनाऊँगा और बीच वाले में इसको डाल दूँगा। ठीक है, डिवीज़न डॉट कॉल हाइफन, पहला मेरा होगा वो 2 का बना देता हूँ। ठीक है, दूसरा मेरा होगा 8 का, एंड तीसरा होगा फिर से 2 का, और 8 वाले के अंदर इसको डाल देता हूँ। तो अब मेरा जो फॉर्म होगा वो मिडल में आ जाना चाहिए। फॉर्म मिडल में आ गया है। ऐसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भी मिडल में लाना है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले कोड को भी मैं, जो ये लिखा हुआ है, इसको भी बीच में ले आऊँगा। तो तरीका अलग अलग हो सकता है कि कोई किसी तरीके से करे, बट इस तरीके का हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर मार्जिन देनी है मेरे को इसको, तो कैसे दे सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इस रो को मेरे को मार्जिन देनी है। ठीक है, तो MT5 दे देता हूँ, तो ऊपर मार्जिन आ गई है। ठीक है, बूटस्ट्रैप का ये फ़ायदा है, फटाफट से फॉर्म बन जाता है हमारा। अब मैं अपनी फील्ड्स यहाँ पे डालता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ फर्स्ट नेम। ठीक है, और इस आईडी को रिप्रेजेंट करता है, लेबल है
तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट नेम। इसके बाद टाइप मेरा टेक्स्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट नेम का मेरे को टेक्स्ट ही टाइप होता है। ओके, एंड ये जो चीज़ होती है ये मेरे को एक्स्ट्रा डिटेल्स बताने के लिए होती है कि एक्स्ट्रा डिटेल्स मेरे को जैसे ये है, ठीक है। मेरे को यूज़र नेम फर्स्ट नेम के लिए तो चाहिए नहीं कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स, तो मैं चाहूँ तो इसको हटा भी सकता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, बाद में यूज़ होगा तो कॉपी पेस्ट कर लूँगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे ये चीज़ें जो मेरे काम की नहीं है उनको मैं हटा सकता हूँ, जिनका यूज़ नहीं है। फर्स्ट नेम के बाद मेरे को बनाना है लास्ट नेम। जो हमारा ये मैं आईडी यूज़ करता हूँ, आईडी में हम लोग अंडरस्कोर यूज़ कर ले, स्पेस की जगह स्पेस यूज़ करना है, या तो स्पेस ना ही यूज़ करें, तो दोनों चीज़ें सही हैं। लास्ट नेम, ठीक है। और देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। डेट ऑफ बर्थ सो डेट ऑफ बर्थ के लिए इनपुट टाइप इक्वल टू मेरे को करना पड़ेगा डेट, फॉर डेट, DOB कर देते हैं, ओके, डेट ऑफ बर्थ के लिए, क्योंकि आईडी है, आईडी मैं अपने हिसाब से दे सकता हूँ, बट जो टाइप है वो मेरे को वही देना पड़ेगा जो इनपुट सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ, एंड अभी जितना कर लिया इसको सेव करके चेक कर सकते हैं कि कैसा आ रहा है। फर्स्ट नेम आ रहा है, लास्ट नेम आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद मेरे को क्या चीज़ देनी है, मोबाइल नंबर, एंड देन ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जेंडर, एड्रेस। सो यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ के बाद फ़ोन नंबर दे देता हूँ। अच्छा, फ़ोन नंबर देते हुए मैं इसका आईडी दूंगा मोबाइल नंबर, एंड वही आईडी मेरे को यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा। और यहाँ पे मोबाइल नंबर क्योंकि नंबर टाइप का होता है इसलिए मैं बोलूँगा नंबर ही होना चाहिए, ठीक है। इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है नंबर की कि मैं मैक्सिमम वैल्यू क्या लूँ इसकी या मिनिमम वैल्यू क्या लूँ, तो मैं इसमें डाल देता हूँ मिनिमम वैल्यू जो मेरी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ताकि 10 डिजिट का नंबर ही वहाँ पे आए। तो जब हम लोग इस पर कुछ भी इनपुट करेंगे तो उसकी मिनिमम वैल्यू यही इनपुट होगी, कम से कम 10 डिजिट की इनपुट होगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसको लिमिटेड कर सकता हूँ कि ये एक वैलिडेशन लगा सकते हैं हमको, ठीक है। नंबर हो गया, एंड देन उसके बाद मेरे को क्या क्रिएट करना है, ईमेल आईडी। तो ईमेल का तो बना हुआ था बट हमने वो हटा दिया, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ब्यूटी स्टेप्स। ये रहा ईमेल, यहाँ पे आ गया ईमेल, ठीक है। एंड आईडी में भी ईमेल कर देते हैं, ठीक है, ईमेल, एंड इसको सिर्फ ईमेल देंगे। तो बूट स्टेप की हेल्प से बहुत इजीली हम पूरा फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, ओके। एंड तुम लोग भी ट्राई कर सकते हो कि कोई फॉर्म बना करके, ये यहाँ पे 2 बार आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर चेंज कर देता हूँ, DOB 2 बार है, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं मोबाइल नंबर तो इसमें जो मैं पहली वैल्यू डालूंगा वो पहली वैल्यू मेरी जो है कम से कम 9 डिजिट्स की होगी, ठीक है। सो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल, एंड उसके बाद क्या क्या चीज़ें हैं, जेंडर, एड्रेस, सिटी। तो जेंडर, एड्रेस भी रख लेते हैं, ठीक है, जेंडर एंड एड्रेस और रखना। सो मोबाइल का मेरा एंड ईमेल के बाद जेंडर जो है हमारा वो रेडियो बटन है, ठीक है। तो टाइप में रखूँगा इसे रेडियो, एंड क्योंकि ये रेडियो है इसमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आईडी इसके मैं रख दूँगा जेंडर,
एंड यहाँ पे वैल्यू मेरे को देनी पड़ेगी, तो एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे टाइप इक्वल टू रेडियो, इनपुट टाइप फॉर्म कंट्रोल, सो यहाँ पे बन तो नहीं रहा है रेडियो। मैं एक बार यहाँ पे चेक कर लेता हूँ रेडियो करें क्या होता है। सो ये चेक हो गया मेरा, एंड रेडियो बटन इस टाइप का होगा, ठीक है। तो इस पूरे कोड को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। लेबल मेरे को देना ही पड़ेगा, तो लेबल में जेंडर डाल देते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है कि जब भी हम रेडियो बटन को यूज़ करते हैं, अगर हमें ऐसा करना है कि दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट हो, तो दोनों को नेम सेम दे देना है। मेरे को नेम मैं देता हूँ जेंडर दोनों को, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, अगर मैं दोनों को अलग अलग नेम देता हूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर ये चेक कर लेते हैं तो मैं दोनों को एक साथ चेक कर सकता हूँ, ठीक है। बट अगर मेरे दोनों का नेम सेम रहेगा तो मैं दोनों को एक साथ चेक नहीं कर पाऊँगा, दोनों में से एक को ही एक बार चेक कर पाऊँगा, ठीक है। सो ये जेंडर हटा सकते हैं, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो। एंड इसको हम लिख सकते हैं ठीक है। ये भी हो गया हमारा। ये पासवर्ड को ऊपर ले आते हैं, पासवर्ड तो हमें चाहिए ही होगा ना, तो पासवर्ड की फील्ड हमारी ऊपर आ गई। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल के बाद पासवर्ड कर देते हैं। एंड अब हमारा एड्रेस और रह गया, ठीक है। एड्रेस डाल देते हैं, यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ फॉर्म्स के अंदर। इनपुट ग्रुप, नहीं, टेक्स्ट एरिया, सो इस तरीके से टेक्स्ट एरिया का हम यूज़ करते हैं एड्रेस के लिए। बट में देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल्स में है नहीं, तो मैं ये रहा टेक्स्ट एरिया, ठीक है। टेक्स्ट एरिया में डिफरेंस होता है कि इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि एड्रेस के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। कहीं भी ऐसी चीज़ की ज़रूरत जहाँ पे मेरा टेक्स्ट बड़ा हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है, उसको मैं यहाँ पे यूज़ कर दूँगा। टेक्स्ट एरिया का यूज़ मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो एड्रेस के लिए मैं यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, एड्रेस, ठीक है। एड्रेस भी आ गया मेरा, एंड पासवर्ड ईमेल के बाद आना चाहिए था, बट देखते हैं। सो पासवर्ड ये आना चाहिए ईमेल के बाद, ये रहा। जो चेक मी आउट है ये आना चाहिए सबसे लास्ट में, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारा वैसे बन गया है।
इसमें हम लोग एक और चीज़ ऐड कर देते हैं जो हमें आगे चल के यूज़ होगा, उसका सेलेक्ट। और इसमें सेलेक्ट अगर हम करते हैं ना, तो फ्लोटिंग लेबल्स होते हैं। ये थोड़ा सही चीज़ लग रही है। फ्लोटिंग लेबल का मतलब ये जैसे इनपुट के अंदर ये लेबल भी आ रहा है उसका, है ना, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। इसको ट्राई करते हैं, फ्लोटिंग लेबल। तो एड्रेस हो गया हमारा। एड्रेस के बाद हम लोग यहाँ पे आएगा हमारा कंट्री। ठीक है, कंट्री में पहली चीज़ होगी सिलेक्ट, उसके बाद इंडिया एंड बांग्लादेश। ओके, ऐसे ही सिलेक्ट हो गया। वर्क विथ सिलेक्ट, ये कहाँ पे लिखा हुआ आएगा? ये दूसरा सिलेक्ट हो गया। ये यहाँ पे लिखा हुआ आएगा ओपन दिस सिलेक्ट मेन्यू, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो सिलेक्टेड है वो मेरा यहाँ पे सिलेक्ट आना चाहिए लिखा हुआ है। एंड वैल्यू 1 में होनी चाहिए, अमेरिका फॉर एग्जाम्पल, या यूएसए हम लोग देते हैं। तो यहाँ पे आएगा हमारा कंट्री। ठीक है, फ्लोटिंग लेबल फॉर्म का यूज़ कर रहा हूँ, पहली बार यूज़ करा है, बट ये थोड़ा अच्छा सा दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से। तो सेलेक्ट कंट्री लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग, और इसको पूरे को फ्लोटिंग फॉर्म को एड्रेस के ऊपर रख देते हैं। तो ये कंट्री के लिए हो गया, ये स्टेट के लिए हो गया, और ये सिटी के लिए हो गया। कंट्री, स्टेट, यूपी एंड गुजरात एंड यूके। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेट, और नीचे वाले में हम लोग करेंगे स्टेट के बाद सिटी। सिटी में गाज़ियाबाद, देन बनारस, एंड देन बैंगलोर। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिटी। ठीक है, तो तीनों टाइप के हमने सिलेक्ट भी बना दिए, बट इनमें ये मार्जिन नहीं आ रही है। तो एक बार चेक करते हैं मार्जिन क्यों नहीं आ रही है। मार्जिन देते हैं इसे, ये क्लास में दे देता हूँ MB3 इन सबको, और फ्लोटिंग के साथ साथ। MB3 का मतलब है मार्जिन बॉटम 3। ठीक है, तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट हो चुका है। सबमिट की जगह लिख देते हैं रजिस्टर में, और सबमिट में भी हम लोग MB वाला फॉर्म लगा सकते हैं। सबमिट की जगह लिख देंगे रजिस्टर। ठीक है, तो देखो इस चीज़ में तो टाइम लगेगा ही। ठीक है, फॉर्म वगैरह क्रिएट करना है, बट तब भी हमने काफ़ी जल्दी फॉर्म को बना दिया है। ठीक है, पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारा तैयार है बूटस्ट्रैप की हेल्प से। यही फॉर्म अगर हमें बनाना होता HTML CSS से तो काफ़ी मुश्किल होता। ठीक है, तो आज हम लोग MySQL भी शुरू करने वाले हैं एंड PHP भी शुरू करने वाले हैं। तो इसलिए आज रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते हैं, एंड इसको एंड लॉगिन फॉर्म को दोनों को डायनेमिक बना के देखते हैं। ठीक है, एंड देन उसके बाद हम लोग जो हमारा स्टूडेंट लिस्टिंग वाला है उसको क्रिएट करेंगे। बूटस्ट्रैप की हेल्प से वाला पेज भी बनाना है, लेकिन आज पहले हम लोग MySQL स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, एंड PHP स्टार्ट कर देते हैं। MySQL क्या है? हमारा जो वेब पेज है उसकी मेमोरी है। ठीक है, डेटा हमारा वहाँ पे सेव होता है। जो भी यहाँ पे डेटा हमारा निकल करके आ रहा होगा इस तरीके से,
तो ये सारा डेटा अभी तो ये तो ब्राउज़र के कैशे में सेव है, ठीक है, लेकिन जब हम लोग फॉर्म भर देंगे उसके बाद वो सारा डेटा जहाँ जा कर के सेव होगा वो डेटाबेस में सेव होगा, ठीक है। डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए हम लोगों को एक सॉफ्टवेयर होता है वैम्प, उसका यूज़ करना होता है, ठीक है। और वैम्प को यूज़ करने के लिए हमें वैम्प को इंस्टॉल और डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम वैम्प को डाउनलोड कर देते तो इस तरीके का लोकल होस्ट डालने पे इस तरीके का पेज हमारे पास ओपन होकर आ जाता है। वैम्प को कैसे डाउनलोड करना है वो चीज़ एक बार हम लोग यूट्यूब पे चेक कर लेंगे, ठीक है। बट उसमें कुछ नहीं है, सॉफ्टवेयर आता है उसको डायरेक्टली इंस्टॉल करना है सिस्टम पे और हो जाएगा, उसमें कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। PHP माई एडमिन जो होता है ये मेरा इंजन होता है जो कि माई एसक्यूएल पे काम करता है, ठीक है। तो मैं PHP माई एडमिन में जा कर के अपना डेटाबेस क्रिएट करूँगा, ठीक है। तो अगर हम लोग पहली बार यहाँ पे चला रहे होते हैं कि इसको, तो इसका पास यूज़र नेम होता है रूट एंड पासवर्ड होता है ब्लैंक, ठीक है। पहली बार जब भी हम लोग PHP माई एडमिन खोलेंगे रूट यूज़र नेम से लॉगिन करेंगे एंड पासवर्ड होगा ब्लैंक, तो हमारा PHP माई एडमिन ओपन हो जाएगा, ठीक है। एंड ये मेरा डेटाबेस है, इसमें ये मेरा एक डेटाबेस है, ठीक है, ये एक डेटाबेस है, अलग अलग टाइप के डेटाबेस है। और डेटाबेस के अंदर फिर ये टेबल है, तो टेबल के अंदर क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो मैंने यूज़र्स टेबल पे क्लिक करा तो उसके बाद मेरे यहाँ पे टेबल ओपन होकर के आ गई, ठीक है। और टेबल के अंदर डेटा ओपन होकर आ गया। जो एक कॉलम्स होते हैं हमारे, कॉलम्स में हमारा टेबल में जो डेटा है उसकी फील्ड होती है, ठीक है, ये डेटा की फील्ड हो गई टेबल की, एंड ये हमारी वैल्यू हो गई उस फील्ड पे क्या वैल्यू है, ठीक है। तो टेबल के फॉर्म में हमारा सारा डेटा डेटाबेस में सेव होता है, ओके। PHP माई एडमिन में सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करना पड़ता है, डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करनी पड़ती है, और चाहे कैसा भी डेटा हो वो हमारा टेबल्स में ही सेव हो सकता है। हम डेटाबेस के अंदर डेटा नहीं सेव कर सकते, हम टेबल्स के अंदर डेटा सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो और जो डेटा हमें रिट्रीव करना होता है वो भी हम लोग डेटाबेस की हेल्प से रिट्रीव करते हैं, ठीक है। एक डेटाबेस बनाते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए, उसका मैं डेटाबेस को बनाने के लिए यहाँ पे मैं न्यू क्लिक करूँगा, ठीक है, इन सभी डेटाबेस के नेम्स के ऊपर। अगर मैं यहाँ पे न्यू पे करता हूँ तो एक नई टेबल बन जाएगी इस डेटाबेस के अंदर, बट मुझे डेटाबेस ही नया बनाना है, तो मैंने यहाँ पे ऊपर न्यू पे क्लिक करा और डेटाबेस का नाम दे देता हूँ स्टूडेंट DB। स्टूडेंट DB के नाम से मेरा डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। और अब इस डेटाबेस के अंदर जो स्टूडेंट DB करके डेटाबेस बन गया, इस डेटाबेस के अंदर अब मैं अपना कॉलम बना सकता हूँ। तो पहला कॉलम मैं इसमें बनाऊँगा स्टूडेंट्स का, सॉरी टेबल बनाऊँगा, ठीक है। पहली टेबल बनेगी स्टूडेंट्स के नाम पे। अब जो कोई भी हम टेबल बनाते हैं तो खाली टेबल तो नहीं बना सकते, उसमें कॉलम्स हमें डालने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं 6 कॉलम्स इसके अंदर डाल देता हूँ। 6 कॉलम्स में क्या क्या कॉलम्स डाल सकता हूँ, स्टूडेंट की ID होगी, ठीक है, तो मैं STU ID डाल सकता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। एंड स्क्रीन पे अगर दिख नहीं रहा है तो जूम कर देता हूँ, ठीक है। तो STU ID हो गया मेरा यहाँ पे टेबल का पहले कॉलम का नाम, ओके। ऐसे ही मैं स्टूडेंट फर्स्ट नेम अपने हिसाब से डाल सकता हूँ, फर्स्ट नेम में ऐसे भी डाल सकता हूँ। बस ध्यान देना स्पेस का यूज़ मत करना, इसकी वजह से काफ़ी इश्यूज आते हैं डेटाबेस में। अगर हम लोग स्पेस का यूज़ करेंगे, स्पेस की जगह पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं अंडरस्कोर का, ठीक है। स्टूडेंट लास्ट नेम हम सेव करा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग इसकी ईमेल सेव करा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसको ईमेल भी मैं लिख सकता हूँ। और जो लास्ट में 2 कॉलम जो हमें हमेशा यूज़ करने ही होते हैं,
नहीं भी यूज़ कर सकते हैं और कर भी सकते हैं, बट इसका फ़ायदा ये होता है कि हम लोगों को ये पता होता है कि ये कब क्रिएट हुआ है डेटाबेस, क्रिएटेड एट, ओके। एंड इसका मतलब ये जो एंट्री है ये किस समय एंट्री करी गई है डेटाबेस में। एंड मॉडिफाइड एट का मतलब क्या होता है कि इस कॉलम को कब मॉडिफाई किया गया, इस रो के डेटा को कब मॉडिफाई किया गया है। तो मॉडिफाइड एट एंड क्रिएटेड एट ये हम अपने खुद के लिए डालते हैं कि हमें पता चले कि वो जो एंट्री है वो कब क्रिएट हुई है एंड कब उसको मॉडिफाई किया गया है, ठीक है। कोड के थ्रू हम इन सब वैल्यूज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं। जब हम इन सब वैल्यूज़ को मॉडिफाई करेंगे तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि इस डेट को मॉडिफाई हुआ है, ठीक है। तो जब हमारे पास कॉलम का नेम डालते हैं तो हमें उसका टाइप भी डालना पड़ता है, किस टाइप का होगा। तो आईडी हमेशा इंटीजर होती है और इंटीजर मैंने 1 डाला तो इसमें सिर्फ इंटीजर 1 का मतलब एक ही वैल्यू स्टोर कर पाएगा, ठीक है। एक डिजिट का मतलब इसका मतलब है डिजिट, ठीक है। अगर मैं 11 करता हूँ तो 11 डिजिट्स तक की मेरी यहाँ पे सेव हो जाएगा डेटा। तो मैं 11 कर देता हूँ ताकि बड़े से बड़े आईडी भी मेरा यहाँ पे चले जाए। इसके अलावा यहाँ पे आता है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसके अंदर क्या आनी चाहिए, ओके। एंड देन बस यहाँ पे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इसमें बस एक और चीज़ की ज़रूरत है, ऑटो इंक्रीमेंट की। अब पहला स्टूडेंट आया, उसकी आईडी मिली 1, दूसरे स्टूडेंट को 2 आईडी मिले अपने आप ही। इसके लिए हम इसको ऑटो इंक्रीमेंट पे क्लिक कर देते हैं तो ये हमारा ऑटो इंक्रीमेंट हो जाता है, ठीक है। एक ये प्राइमरी चीज़ भी और इम्पोर्टेंट होती है कि प्राइमरी की का मतलब ये होता है कि ये वैल्यू मेरे पूरे इस कॉलम में जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा एक यूनिक वैल्यू होगी, ठीक है। प्राइमरी की का मतलब ये होता है कि इस वैल्यू को सर्च करके मैं एक यूनिक एंट्री को फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट आईडी के अंदर जो भी मैं वैल्यू डालूँगा इसको मैंने प्राइमरी की इसलिए बनाया क्योंकि इस कॉलम की जो वैल्यूज़ होगी वो यूनिक होगी और मैं यूनिक एंट्री फाइंड आउट कर पाऊँगा इस वैल्यू से, ठीक है। इसमें और भी चीज़ मैं कर सकता हूँ, प्राइमरी के लिए इसको यूनिक भी बना सकता हूँ, ठीक है। तो बट प्राइमरी बनाएंगे हम इसे, ओके। फर्स्ट टाइम किस टाइप का हो सकता है, वेर केयर का। कैरेक्टर्स अगर हमें डालने हैं तो उसके लिए मैं यहाँ पे वेर केयर 250 150 100 भी ले सकते हैं, फर्स्ट नेम ही तो है, 100 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होगा। ऐसी लास्ट नेम भी क्या होगा मेरा वेर केयर के अंदर आएगा। ऐसी स्टूडेंट जो ईमेल है वो मेरा वेर केयर ही होगा, ठीक है। 100 कर देता हूँ। क्रिएटेड एट ये क्या होगा, ये हमेशा डेट टाइम होगा, ठीक है। तो डेट टाइम को हम अलग अलग फॉर्मेट में यूज़ कर सकते हैं। डेट टाइम, टाइम स्टैम्प, टाइम, ईयर कब करेंगे जब सिर्फ ईयर हमें नोट करना हो, टाइम तब करेंगे जब इसकी वैल्यूज़ भी यहाँ पे हमें बताता है कि किसकी कितनी कितनी वैल्यूज़ होती है, ठीक है। तो हम टाइम स्टैम्प यूज़ करेंगे क्योंकि क्रिएटेड एट मैं चाहता हूँ जिस टाइम पे क्रिएट हो उसी टाइम पे उसकी वैल्यू सेव हो जाए। तो एक बाय डिफ़ॉल्ट करंट टाइम स्टैम्प यहाँ पे सेव हो जाएगा। जब मैं एंट्री करूँगा ना डेटाबेस में तो देखना इस वाली फील्ड में अपने आप वैल्यू आ जाएगी, मैं फिल नहीं करूँगा तब भी। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, करंट टाइम स्टैम्प आ जाएगी। बट अगर मैं इसकी वैल्यू डालता हूँ तो उस टाइम पे क्या होगा, वो वैल्यू आ जाएगी जो मैंने डाली है। ये कब आएगी, बाय डिफ़ॉल्ट जब मैं कुछ नहीं डालूँगा इसमें वैल्यू, ठीक है। एंड ऐसे ही मॉडिफाइड एट में भी क्या होगा, टाइम स्टैम्प होएगा मेरा, ठीक है। ये एक डेटाबेस क्रिएट करा, उसके अंदर एक टेबल क्रिएट करी है और टेबल का मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ से मैं इस स्ट्रक्चर को हमेशा मॉडिफाई कर सकता हूँ, बाद में चल के कॉलम्स ऐड करने ऐड भी कर सकता हूँ और डिलीट करने डिलीट भी कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो ये मेरा इसका बन गया है स्ट्रक्चर। ब्राउज़ करूँगा तो सारी एंट्रीज मेरे को मिल जाएंगी, ठीक है। तो माई एसक्यूएल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्वेरीज, ठीक है। क्वेरी कैसे काम करती है, एक बार इस टेबल के अंदर एक एंट्री डाल के देखते हैं, ठीक है। मैं इंसर्ट पे गया और यहाँ पे मैंने स्टूडेंट वैल्यू अपने आप आएगी, ठीक है, हमें डालने की ज़रूरत नहीं। क्यों, क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंटेड है। फर्स्ट टाइम डालते हैं, लास्ट टाइम डालते हैं एंड ईमेल डालते हैं
me@email.com। ओके, एंड इसको भी डालने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी डालने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को बस वो एंट्री डालनी है जो मेरे को पता है, और गो पे क्लिक कर दूँगा। देखो मैं ब्राउज़ करता हूँ तो एक एंट्री मेरी यहाँ पे आ गई है। थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। एक एंट्री मैंने इंसर्ट कर दी डेटाबेस में। उसकी आईडी क्या है? 1। उसका नाम क्या है? फर्स्ट नेम क्या है, सेकंड नेम क्या है, ईमेल क्या है। तो इस तरीके से मैं मैन्युअली जा करके डेटाबेस में एंट्री कर सकता हूँ। ठीक है, एक और एंट्री करके देखते हैं, इंसर्ट करते हैं। me@विकास। ठीक है, गो। एक और एंट्री हो गई होगी। मैं ब्राउज में जाऊंगा तो मैं सारी एंट्रीज अपनी चेक कर सकता हूँ किसी भी टेबल में। देखो क्रिएटेड एड आ रहा है ना, सेम वही टाइम आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने डाला हुआ है। ओके, ऐसे ही मॉडिफाइड ऐड भी आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, बट क्योंकि हमने कुछ डाला नहीं इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट 0 वैल्यू आएगी। मैं इसको चेंज कर दूंगा कब? जब मान लो कोड से चेंज करूँगा, जब मान लो कोई बंदा आता है और 28 तारीख को इसमें चेंज करके चले आता है, तो मैं इसकी मॉडिफाइड रेट जो है चेंज कर दूँगा। तो इस समय ट्रैकिंग रहेगी कि हाँ इस दिन ये कि 27 तारीख को इसकी एंट्री हुई है, तो 28 तारीख को इसने कुछ ना कुछ इसमें चेंज किया है। तो मैं ट्रैक कर सकता हूँ कि हाँ क्या इसका रिकॉर्ड चेंज हुआ है। तो इसलिए मैंने मॉडिफाइड ऐड का कॉलम रखा हुआ है, और कुछ ऐसा यूज़ नहीं है इसका। क्रिएटेड ऐड का भी इसलिए रखा हुआ है कि ये एंट्री तो करते चले जा रहे हैं, लेकिन पता भी होना चाहिए ना कि वो एंट्री कब हुई है ना। कल को हमें फाइंड आउट करना हो यूज़र कब क्रिएट हुआ है, तो इसलिए क्रिएटेड ऐड का हमने यूज़ करा है यहाँ पे। ओके, बाकी कॉलम्स हमने अपने हिसाब से रखे हैं। ये 3 कॉलम हमें ज़रूरी है, एक आईडी ज़रूरी है, एंड क्रिएटेड ऐड एंड मॉडिफाइड ऐड। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कितनी भी एंट्री कर सकते हैं। अच्छा, क्वेरीज क्या होती है? ये देखो, ये क्वेरी हो गई, सिलेक्ट क्वेरी हो गई। ठीक है, ये एक क्वेरी हो गई, अपडेट की क्वेरी हो गई। किसी डेटा को अपडेट करना हो तो उसके लिए हम इस तरीके की क्वेरी का यूज़ करते हैं। ठीक है, किसी डेटा को इंसर्ट करना हो तो इस तरीके की क्वेरी का यूज़ करते हैं। अब एक काम करते हैं, क्वेरी के थ्रू डेटा इंसर्ट करके देखते हैं। तो क्वेरी का ये फॉर्मेट होता है। ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट का मतलब हम इंसर्ट कर रहे हैं, इनटू का मतलब इनटू के बाद हमेशा कोई एक टेबल आएगी। ठीक है, और इंसर्ट इनटू का यूज़ हम इंसर्ट के बाद ही कर सकते हैं। ठीक है, तो इंसर्ट और इनटू एक कीवर्ड हो गए, ये फॉर्मेट हो गया, सिंटैक्स भी कह सकते हो इसको। ठीक है, उसके बाद टेबल का नाम आता है, उसके बाद इस तरीके से ब्रैकेट्स बनते हैं। ठीक है, एंड फिर वैल्यूज़, एंड फिर इस ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज। तो पहली जो मैंने यहाँ पे कॉलम का नाम लिखा हुआ है, इस कॉलम के नाम पे मैं ये वैल्यू डाल रहा हूँ, कुछ भी वैल्यू नहीं डाल रहा, अपने आप जाएगी इसमें वैल्यू। स्टूडेंट फर्स्ट नेम कॉलम के नाम पे मैं ये वैल्यू डाल रहा हूँ। ठीक है, स्टूडेंट लास्ट नेम के अंदर मैं ये वैल्यू डाल रहा हूँ, एंड स्टूडेंट ईमेल के अंदर ये वैल्यू डाल रहा हूँ, क्रिएटेड ऐड के अंदर ये वैल्यू डाल रहा हूँ, एंड मॉडिफाइड ऐड के अंदर ये डाल रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मेरी इंसर्ट की क्वेरी हो गई। ऐसी सिलेक्ट की क्वेरी अलग होती है। सिलेक्ट का मतलब हम डेटा को सिर्फ व्यू करना चाहते हैं, इंसर्ट का मतलब हम एक नई एंट्री करना चाहते हैं, अपडेट का मतलब हम किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंट्री को अपडेट करना चाहते हैं। अपडेट के लिए हमेशा हमें ये पता होना चाहिए कि किसको अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे कंडीशंस लगाते हैं, इसको अपडेट करना है, ये ना कि तुम सबको अपडेट कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इंसर्ट की क्वेरी हो गई, सेलेक्ट की क्वेरी हो गई, अपडेट की क्वेरी हो गई, ऐसे डिलीट की क्वेरी भी होती है, डिलीट भी करके देख लेंगे। ठीक है, तो मैं एक और एंट्री करके देखता हूँ यहाँ पे। तो इस क्वेरी को मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ और गो करता हूँ यहाँ पे। तो ये कह रहा है रो ID 3 इंसर्टेड। ठीक है, ब्राउज करके जाऊँगा तो एक और एंट्री आ गई है। जब भी हमें कोई भी SQL क्वेरी को रन करना हो तो हम SQL नाम के इस कॉलम में आकर के हम लोग रन कर सकते हैं। देखो अब मेरे को 2 एंट्री लगातार करनी है, तो मैं 2 क्वेरी लिख देता हूँ। ठीक है,
ओके, तो 2 एंट्री मेरी एक साथ हो जाएगी यहाँ पर। यहीं पे मैं क्वेरी ये सेमी कॉलन लगाना ज़रूरी है, अगर सेमी कॉलन नहीं लगाऊंगा तो एरर आ जाएगी। ठीक है, तो कोई भी अगर मैं क्वेरी रन करता हूँ तो उसके लास्ट में सेमी कॉलन आना ज़रूरी है। गो, एक एंट्री हुई 4 पे, एक एंट्री हुई 5 पे। ब्राउज करूँगा तो मेरे को वो एंट्रीज भी दिखाई दे जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि किसी एक एंट्री को डिलीट कर देता हूँ। डायरेक्ट यहाँ पर डिलीट करके भी कर सकता हूँ, मल्टीपल करनी है तो सेलेक्ट करके और यहाँ पर डिलीट कर सकता हूँ। अगर किसी एक को ही मेरे को डिलीट करना है तो यहाँ से मैं डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, डिलीट की क्वेरी ये बनी। ठीक है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट ID इक्वल टू 4। ठीक है, इस क्वेरी को भी यहाँ पे रन कर सकता हूँ। अब मान लो मेरे को 1 वाले को डिलीट करना है तो मैंने इसको 1 कर दिया, तो 1 पे जो भी एंट्री होगी वो डिलीट हो जाएगी। चेक कर लेते हैं, तो 1 एंट्री डिलीट हो गई। ठीक है, एंड 3 वाली एंट्री डिलीट हो गई। तो इस तरीके से हम लोग डिलीट की क्वेरी भी रन कर सकते हैं। अपडेट की क्वेरी कैसे बनती है, मान लो ये है, इसको हमको चेंज करना है। ये अपडेट की क्वेरी बनती है। ये क्या कह रहा है, अपडेट करो इस टेबल को, सेट कर दो स्टूडेंट ईमेल को, ये अभी जो भी है छोड़ो उसे, ये सेट कर दो अब वेयर, जहाँ पे स्टूडेंट की जो ID है वो 2 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेरीज भी रन कर सकते हैं। ठीक है, एंड इंसर्ट करते हैं 1-2 डिटेल्स और। तो इंसर्ट क्वेरीज यूज़ होती है रेगुलरली, एंड सिलेक्ट क्वेरी रेगुलरली यूज़ होती है। बाकी जो अपडेट वाली क्वेरी है या डिलीट की क्वेरी है वो क्वेरी बहुत कम ही यूज़ होती है, डिलीट की सबसे कम यूज़ होती है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एंट्रीज कर सकते हैं डेटाबेस में। ओके, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखी। आज सबसे पहले हम लोगों ने कुछ बूटस्ट्रैप के कॉन्सेप्ट्स, जो कि कॉलम वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको रिवाइज किया, वो ज़रूरी था। ठीक है, और उसके बाद हमने बूटस्ट्रैप का यूज़ करके एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया है जिसमें लगभग हर टाइप के इनपुट फील्ड्स का हमने यूज़ करा है। हमने डेट का भी यूज़ करा हुआ है कि डेट कैसे सिलेक्ट करते हैं, हमने नंबर वाली डिजिट भी यूज़ करके देखी है, हमने ईमेल वाला भी यूज़ करके देखा है। ठीक है, हमने पासवर्ड का भी यूज़ करके देखा है, चेक बॉक्स भी यूज़ किया हुआ है हमने, एंड ड्रॉप डाउन्स भी यूज़ किए हुए। ठीक है, तो लगभग जितने अलग अलग टाइप के, एंड टेक्स्ट एरिया भी यूज़ किया हुआ है, तो जितने भी अलग अलग टाइप के इनपुट फील्ड्स का हमें यूज़ करना होता है वो लगभग हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप के थ्रू हमने ये फॉर्म बनाया था। ये जो फॉर्म्स है वो अपने एंड से तुम लोग भी क्रिएट करके देख सकते हो, है ना, किस तरीके से क्रिएट होते हैं। एंड इसके अलावा हमने MySQL का डेटाबेस क्रिएट करना सीख लिया, कॉलम टेबल्स क्रिएट करना सीख लिया, एंड उसके बाद उसके अंदर एंट्री करनी सीख ली, और 1-2 तरीके की क्वेरीज बनानी सीखी है। इंसर्ट क्वेरी कैसे बना सकते हैं, जब हम कोई भी एंट्री डालते हैं यहाँ पे, तो जब भी हम यहाँ पे कोई एंट्री करते हैं तो उसकी क्वेरी यहाँ पे लिखी हुई आ जाती है, और एंड इसी क्वेरी का यूज़ करके हम लोग और भी कई सारी क्वेरी बना सकते हैं और एक साथ कई सारी एंट्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो MySQL में ये फ़ायदा है कि हम लोग क्वेरीज देख सकते हैं कि कौन सी क्वेरी रन हो रही है। ठीक है, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ होता है डेटाबेस में, वो होती है सेलेक्ट क्वेरीज। सेलेक्ट क्वेरीज क्या होती है कि हमें चेक करना होता है कि
हमें डेटा को सिलेक्ट करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है, ताकि एक आइडिया लग जाएगा कि ये सेलेक्ट क्वेरीज कैसे काम करती है। सेलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब होता है सब कुछ सेलेक्ट कर लो, सब कुछ क्या, सारे के सारे कॉलम सेलेक्ट कर लो, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ कि मैं एक ही कॉलम सेलेक्ट करूँ और उसका फर्स्ट नेम मैं सेलेक्ट करूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ सेलेक्ट स्टूडेंट फर्स्ट नेम। तो इसकी हेल्प से क्या होगा, स्टूडेंट का सिर्फ फर्स्ट नेम सेलेक्ट होगा पूरे के पूरे डेटाबेस में से। अगर मैं चाहता हूँ पूरे के पूरे टेबल में से, अगर मैं चाहता हूँ इसके लास्ट नेम भी सिलेक्ट करूँ, तो मैं लिख दूँगा स्टूडेंट लास्ट नेम। तो सिर्फ यही दो कॉलम सेलेक्ट होंगे मेरे, ठीक है। तो सेलेक्ट के बाद अगर मेरा स्टार है तो इसका मतलब ये है कि सारे के सारे कॉलम सेलेक्ट करने हैं, मेरे को सारे के सारे कॉलम्स की ज़रूरत है, ठीक है। और अगर मैं कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स का नाम लिखता हूँ तो सिर्फ वो स्पेसिफिक कॉलम्स ही मेरे को सिलेक्ट होकर के आएंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ पे वेयर कंडीशन लगा सकता हूँ। वेयर कंडीशन लगा करके मैं सिर्फ एक स्पेसिफिक सेट ऑफ डेटा को या स्पेसिफिक सेट ऑफ रोज़ को ही मैं यहाँ पे प्रिंट करा सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल वेयर स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फर्स्ट नेम इक्वल टू है मेरा विकास के, तो सिर्फ वही एंट्री मेरी यहाँ पे शो सेलेक्ट होकर के आएगी जो मेरे को यहाँ पे इसने बोला है। इसका यूज़ मैं कहाँ पे करूँगा, जब मेरे को डेटाबेस में पता करना होगा कि यह बंदा एग्जिस्ट करता है यहाँ पे कि नहीं करता है। अगर मान लो विकास नाम का कोई बंदा नहीं होता, मैं विकास को सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये 0 रिज़ल्ट मेरे को ला करके देगा। इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि ये विकास नाम का जो है बंदा वो डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता है, हमारे एंट्रीज की कोई एंट्री नहीं है। लेकिन अगर कोई विकास डालेगा तो हाँ, इसके नाम से एक रिज़ल्ट तो आता है, ठीक है। तो इस वजह से जो है यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करते हैं वेयर कंडीशन लगा करके। और जब हम किसी यूज़र को लॉगिन करवाएंगे तो इसी क्वेरी का हम लोग वहाँ पे यूज़ करेंगे ये पता लगाने के लिए कि क्या ये आदमी एग्जिस्ट करता है कि नहीं एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर एग्जिस्ट करता होगा तो उसकी एंट्री आ जाएगी, नहीं एग्जिस्ट करता होगा तो नहीं आएगी। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है विकास नाम के 2 लोग हो तो 2 एंट्री आ जाएगी यहाँ पे। बट हम क्या करेंगे, उसको पासवर्ड से भी मैच कराएंगे, ठीक है, कि क्या इस नाम के साथ ये वाला पासवर्ड मैच कर रहा है। अगर कर रहा होगा तो ही जा करके हम उसे लॉगिन कराएंगे, नहीं तो नहीं लॉगिन कराएंगे, ठीक है। तो सिलेक्ट स्टार, इस तरीके से हम लोग वेयर की कंडीशंस लगा सकते हैं। वेयर की कंडीशन हर किसी भी कॉलम में लगा सकते हैं। ईमेल में लगा सकते हैं हम लोग स्टूडेंट ईमेल इक्वल टू me@email.com, ठीक है, वो। तो देखो सिर्फ एक वही एंट्री होकर के जिसकी ईमेल में आ रहा था। बट ऐसा नहीं होता है, हमें हो सकता है कि ऐसी एंट्रीज़ की भी ज़रूरत पड़े। अब मुझे ऐसी सारी एंट्रीज फाइंड आउट करके निकालनी है जिनके में ईमेल लिखा हुआ आ रहा हो या email.com लिखा हुआ आ रहा हो। तो इसके लिए मैं क्या कंडीशन लगाऊंगा, वेयर स्टूडेंट ईमेल लाइक एक कीवर्ड होता है जिसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जो इसकी तरह दिखाई दे। लाइक मतलब ऐसा। अगर मैं ये लिखता हूँ तो ये क्या करेगा, पूरे के पूरे इस स्ट्रिंग को ही सर्च करेगा, एग्जैक्ट स्ट्रिंग को सर्च करेगा। और मैं लाइक करके ऐसे लिखता हूँ तो क्या ये एग्जैक्ट स्ट्रिंग किसी की ईमेल में एग्जिस्ट करता है, नहीं एग्जिस्ट करता है। बट मेरे को क्या बताना है, क्या कि ये किसी के एंड में एग्जिस्ट करता है किस, तो मैं इस तरीके से लगाऊंगा यहाँ पे परसेंटेज। ये अभी क्या पता करेगा, ये बोलेगा कि किसी के भी एंट्री के लास्ट में क्या email.com आ रहा है, तो वो सारे रिजल्ट्स निकाल के मेरे को दे दो। तो देखो वो सारे रिजल्ट्स यहाँ पे निकाल के दे दिए जिनके एंड में ईमेल आ रहा हो, ठीक है, email.com आ रहा हो। बट अगर मैं ऐसा करूँ एंड में ईमेल आए तो एक भी एंट्री नहीं आएगी, ये तो बीच में आ रहा है। अगर मेरे को बीच का पता करना है कि बीच में कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही, तो मैं दोनों जगह स्टार लगा दूंगा, ठीक है। तभी वो सारी एंट्रीज मेरे को दे देगा जिनके बीच में ईमेल आ रहा होगा, ठीक है। ऐसी जीमेल जिनके बीच में आ रहा होगा, ये जीमेल वाली सारी एंट्रीज दे देगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग अलग अलग तरीके का, जैसे फर्स्ट नेम हम लोग कंडीशन लगा सकते हैं, स्टूडेंट फर्स्ट नेम लाइक,
अब जिनके फर्स्ट नेम में ए वैल्यू आ रही होगी, ठीक है, उन सब की एंट्री आ जाएगी मेरे पास। अच्छा, एरर भी पता करनी ज़रूरी है। एरर क्या कह रहा है? ये कह रहा है अननोन कॉलम STUT फर्स्ट नेम, ठीक है, तो STU फर्स्ट नेम है, ठीक है। तो एरर को पढ़ करके मैंने अपने क्वेरी को करेक्ट कर लिया, ठीक है। इन सब के नाम में जो है ए आ रहा है कहीं ना कहीं, देखो वाई वाले करते हैं, वाई जिसके में आ रहा है, ठीक है। तो अगर SQL की क्वेरीज रन करनी आ गई और मोस्ट ऑफ द केसेस सेलेक्ट क्वेरी रन करनी आ गई, तो हम अपने किसी भी तरीके के डेटाबेस को अपने वेब पेज में रिट्रीव करवा सकते हैं, ठीक है। और यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें सेलेक्ट क्वेरी चलानी आनी चाहिए। अब सेलेक्ट क्वेरीज ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ एक ही टेबल में सारा डेटा मिल जाएगा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट का नाम अलग टेबल में और स्टूडेंट का एड्रेस अलग टेबल में रखा हुआ है, उसी स्टूडेंट का जो कोर्स का डेटा है वो अलग टेबल में रखा हुआ है, ठीक है। उस स्टूडेंट का जो फीस का डेटा है वो अलग उसमें लिखा हुआ है ना। तो फिर हमें वहाँ पे क्या करना पड़ता है, टेबल्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करना पड़ता है, और वहाँ पे काम आती है हमारी प्राइमरी की। हम दो टेबल्स को प्राइमरी की के बेस पे ही ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये मेरी ये जो लॉग की का साइन होता है, ये बताता है कि ये प्राइमरी की है। ये जो स्टूडेंट आईडी है, इसको मैं अगर प्राइमरी की नहीं बना पाऊँ तो मैं इस टेबल को किसी दूसरी टेबल के साथ ज्वाइन नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। और जिस टेबल का हम लोग यूज़ करते हैं, या अगर ज्वाइन करूँगा तो दो एक साथ दो तीन एंट्रीज मेरी आ जाएगी, यूनिक एंट्री नहीं आएगी, ठीक है। इसी को हम फॉरेन की भी बोलते हैं, फॉरेन की जो एक टेबल से दूसरी टेबल के बीच में ज्वाइन लगाता है, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं वैसे तो, बट एक प्रोजेक्ट के थ्रू एक ही चीज़ को हम लोग पहले सीख लेंगे, ठीक है। एंड ये जो क्वेरीज़ है, एक बार अपने एंड पे खुद से वैम्प डाउनलोड करना, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले एक बूटस्ट्रैप का रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना करके दिखाना, ठीक है। उसका स्क्रीनशॉट मेरे को भेज देना कि किस टाइप का बना है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तुम उसमें अलग अलग टाइप के बटन डाल सकते हो, और भी कई तरीके के एक्सपेरिमेंट यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। जैसे फ्लोटिंग वाला था, फ्लोटिंग फॉर्म, तो ये भी सही चीज़ है कि सिलेक्ट करते हैं तो इसकी हेडिंग जो है ऊपर चली आती है, ठीक है। तो एक तो बूट स्टेप के साथ जितनी ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं वो करो, ठीक है। इसके अलावा डेटाबेस के साथ जितनी ज़्यादा छेड़खानी कर सकते हैं वो करें। डेटाबेस एंड बूट स्टेप, ये दो चीज़ें अभी के लिए इम्पोर्टेंट है ना। इसमें एंट्री करो, एक से ज़्यादा टेबल बनाओ, 2 टेबल बनाओ, 3 टेबल बनाओ, ठीक है। 10 तरीके की एंट्री करो, 20 तरीके की एंट्री करो, वेयर कंडीशन लगा करके अलग अलग तरीके का डेटा सिलेक्ट कर लो, ठीक है। इनको एक्टिव और इनएक्टिव मार्क कर लो, ये सिलेक्ट कर लो कि कितने स्टूडेंट जो एक्टिव है कि नहीं है, इनएक्टिव है, ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चर को भी हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं स्ट्रक्चर पे गया और मैंने बोला एक और कॉलम ऐड करो चौथे के बाद, ईमेल के बाद, ठीक है। तो उसने बोला ठीक है, ऐड कर देते हैं। अब मैंने बोला कि तुम स्टूडेंट स्टेटस के नाम का ही कॉलम ऐड कर दो, उसको तुम देना varchar, और उसके अंदर वैल्यू जाएगी वो 11 डिजिट्स का रख लो, या क्योंकि ज़्यादा बड़ा मैं नहीं रखूँगा, उसमें एक्टिव और इनएक्टिव रखूँगा। अच्छा, जहाँ पे हमें सिर्फ ऑप्शंस डालने होते हैं ना, वहाँ पे हम एक और टाइप का यूज़ कर सकते हैं, उसे बोलते हैं इनम। तो ये क्या करता है, ये स्पेसिफिक वैल्यूज़ ही लेगा, फॉर एग्जांपल एक्टिव एंड इनएक्टिव, ये इसके अलावा कोई वैल्यू लेगा ही नहीं हमारे इसमें, इस वाले टेबल के अंदर, ठीक है। डिफ़ॉल्ट में कहता हूँ जब भी यूज़र आएगा तो वो क्या करेगा, वो हमेशा इनएक्टिव रहेगा, ठीक है। जैसे यूज़र आया वो इनएक्टिव है, उसे अपने अकाउंट को एक्टिव कराना होगा, ठीक है। मैंने सेव कर दिया। क्या कह रहा है, इनवैलिड डिफ़ॉल्ट वैल्यू, क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ यही वैल्यूज़ वहाँ पे डाल सकता हूँ, है ना। तो इनएक्टिव स्पेलिंग गलत, ओके।
तो ये देखो ये भी एक क्वेरी हो गई अल्टर टेबल करने की, टेबल को चेंज करने की। तो ऐसे ही जैसे हम डेटाबेस को यूज़ करते रहेंगे तो हमें क्वेरीज का भी नॉलेज होती रहेगी। देखो सारे इनएक्टिव हैं, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को मैं एक्टिव मार्क कर देता हूँ, ठीक है, 3 को मैंने एक्टिव मार्क कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, क्वेरी चलाऊँगा कि एक्टिव वाले बच्चे आए, तो क्या करूँगा, वेयर स्टेटस स्टूडेंट स्टेटस इक्वल टू एक्टिव। ओके, तो यहाँ पे वही बच्चे आएंगे जो कि एक्टिव होंगे। इस तरीके से इनएक्टिव वाला भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इनएक्टिव, तो डेटाबेस के साथ जितना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो ना वो करके ट्राई करना, ठीक है। एंड बूट स्ट्रैप के साथ जितना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। कल हम लोग इस डेटाबेस पे हम एंट्री करवाएंगे अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के थ्रू कि यूज़र जो है यहाँ पे एंट्री कर रहा है और रजिस्टर करने पे उसकी एंट्री इस वाले डेटाबेस में जा कर के हो रही है, ठीक है। एंड उसके अलावा अगर हो पाया तो कल हम लॉगिन भी करके देखेंगे कि रजिस्टर करने के बाद क्या वो लॉगिन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो कल ये दोनों चीज़ हम लोग करेंगे। कोई डाउट है क्या आज के उसमें? अगर कुछ भी हो तो बताओ, नहीं तो फिर आज का फोन लोग एंड करते हैं। मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड